मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप अचानक से बिना किसी चीज को यूज करे क्या आप कोई सब्सटेंस तैयार कर सकते हो? क्या आप मैजिशियन हो? चलिए केमिकल चेंज की बात करता हूं। मेरे पास कार्बन है, मैंने इस कार्बन में ऑक्सीडेशन करा, कंबस्शन करा, बन गया CO2। कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम, तो भाई इससे बनने वाला CO2 कितना बना? 44 ग्राम। प्लीज पेशेंस के साथ इन वीडियोस को कंप्लीट करते रहो, जिससे आपकी नीट या जेईई एग्जाम की जर्नी बहुत आसान हो जाए। और मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आपके लिए केमिस्ट्री जितनी सिंपल कर सकूं उतना करूंगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के लिए नीट एंड जेईई 2024 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आज इस सीरीज में हमारा थर्ड लेक्चर है। चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो बच्चों जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, लेक्चर नंबर 2 देखो और उसके बाद फटाक से आ जाओ लेक्चर नंबर 3 पर। इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, कई बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर केमिस्ट्री में यहां प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री में ये डाउट्स आ रहा है, केमिस्ट्री में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो भाई आप लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है और उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आएगी। इस सीरीज में हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, PYQs की प्रैक्टिस। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक, जिसपे कॉम्पिटिशन में जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर लॉज पढ़ना है, साथ में उसके क्वेश्चंस भी करना है। और हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका एक और नाम है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। यह लॉ दिया था लेवोजियर ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोजियर, ये आप याद रखना। और इसको एक्सपेरिमेंटली इसको टेस्ट करा लैंडोल्ट ने। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोजियर बट इट वाज एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड बाय लैंडोल्ट। लैंडोल्ट ने चेक करा कि यार ये लेवोजियर भाई जो कह रहे हैं वो सही भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो इसको चेक करने का काम लैंडोल्ट ने करा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप अचानक से बिना किसी चीज को यूज करे क्या आप कोई सब्सटेंस तैयार कर सकते हो? क्या आप मैजिशियन हो? नहीं, हम सब रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, यहां पे कोई मैजिक वाली बात ही नहीं कर रहे। लेवोजियर ने कहा कि भाई किसी भी चीज का मास आप बना नहीं सकते, किसी चीज का मास पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी भी चीज का मास या अमाउंट कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अमाउंट और मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can only transfer from one form to another during any physical और chemical change। तो बच्चों ये स्टेटमेंट याद रखना, जब भी आप फिजिकल या केमिकल चेंज करते हो तो आप अमाउंट या मास को सिर्फ ट्रांसफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मेरे पास 5 किलोग्राम आइस है, ठीक है। इस 5 किलोग्राम के आइस के बॉक्स को थोड़ा सा हीट कर दिया। जब हीट करा तो भाई डेफिनेटली ये जो 5 किलोग्राम आइस का बॉक्स है ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो डेंसिटी ले लेते हैं, तो वाटर का मास कितना होगा? डेफिनेटली 5 किलोग्राम। डेंसिटी ले ली तो लीटर मिलीलीटर में नहीं आएगा, बात आएगी किलोग्राम में। 5 किलोग्राम आइस थी और उसने सेम मास को रखते हुए 5 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट हो गई। इसे कहते हैं फिजिकल चेंज। जब आप फिजिकल चेंज करते हो तो अमाउंट सेम रहता है, अमाउंट कम नहीं होता ना अमाउंट बढ़ता है, सेम रहता है। चलिए केमिकल चेंज की बात करता हूं। मेरे पास कार्बन है, मैंने इस कार्बन में ऑक्सीडेशन करा, कंबस्शन करा, बन गया CO2। कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम, तो भाई इससे बनने वाला CO2 कितना बना? 44 ग्राम। जैसा कि आप देख रहे हो रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट जितना है उतना ही अमाउंट का प्रोडक्ट है। तो ये लॉ ये भी बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जितना होगा प्रोडक्ट भी उतना ही होगा। इट मींस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और बच्चों ये बात तब एप्लीकेबल है, जब रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कंज्यूम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास N2 है, नाइट्रोजन का मोलार मास है 28 ग्राम, ठीक है। इसका रिएक्शन कर रहे हैं 3H2 से, हाइड्रोजन का टोटल मास यहां पे 6 ग्राम, इससे मिलकर बन रहा है 2NH3। तो गाइज आप लोग बताओ, हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने सिंगल एरो लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
आप बताओ यहां पे अमोनिया का मास कितना है? अमोनिया का मास चेक करा तो आता है 34 ग्राम। तो इन दी एंड ये पता चलता है कि बिफोर रिएक्शन जो था मास वो भी 34 था, 28 + 6 34। आफ्टर रिएक्शन भी मास कितना है? 34। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन गाइज ये कंडीशन तब लगती है जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा तब तो सुन लो आप लोग, इस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू amount of product plus amount of unreacted reactant। तो बच्चों रिएक्टेंट का वो अमाउंट भी हमें राइट हैंड पे लेना है जिसने रिएक्शन करे ही नहीं है। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्लस अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता, और अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो दो स्टेटमेंट जरूर याद रखना। पहला स्टेटमेंट, अमाउंट या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट जो इस लॉ का है वो ये है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों उम्मीद है आपको फर्स्ट लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट में कुछ भी कमी है तो मैं अब आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर हमारा पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये कहता है कि इन अ केमिकल प्रोसेस 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज एंड गिव्स 4.4 ग्राम CO2। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaO इज फॉर्म। तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ के एक बात तो समझ में आ गई कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है जिसने दो चीजें बनाई है। साफ लिखा हुआ है डिकम्पोज एंड गिव्स 4.4 ग्राम CO2, और उसके बाद लिखा है नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaO। तो बच्चों जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं कि भाई CaCO3 जो है अगर ये हीट करने पर डीकंपोज होता है तो ये देता है CaO + CO2। यहां क्वेश्चन में CaCO3 10 ग्राम दिया हुआ है, CaO का वेट नहीं दिया जिसे आप X मान लोगे, CO2 का वेट दिया है, मास दिया है 4.4 ग्राम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं। तो बच्चों रिएक्टेंट यहां पर है 10 ग्राम, प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट हमें नहीं मालूम, X मान लेते हैं, दूसरा प्रोडक्ट दिया है 4.4 ग्राम। तो बच्चों कुछ नहीं करना, 4.4 को LHS में लाओ, सब्सट्रैक्ट करो, आंसर आ गया। तो X बराबर कितना आ जाएगा? 10 - 4.4, तो आंसर आ जाएगा 5.6 ग्राम। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल, बड़ा बेसिक न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो यार। अभी बेसिक से स्टार्ट करके हाईएस्ट लेवल जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो नोट कर लो आप लोग इसे। इस न्यूमेरिकल के बाद अब हम आते हैं सेकंड लॉ पर, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट कॉम्पोजिशन, जिसे फिक्स्ड कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये लॉ क्या बताता है मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात। टेक्निकली हम सब एक बात जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी वाटर बनेगा, दुनिया में अगर कहीं भी वाटर बने, चाहे इंडिया में बने, ऑस्ट्रेलिया में बने, अमेरिका में बने, कहीं भी बनेगा, भाई वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। इस वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा रहेंगे 2:1। आप इसे बदल नहीं सकते, हमेशा वाटर है तो H2O ही रहेगा, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो लेक वाटर हो या रिवर वाटर। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स होगा 1:2। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन का यही कहना है कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड कहीं भी बनता है, कैसे भी बनता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, कहीं भी बनता है, कैसे भी बनता है, उस कंपाउंड में हमेशा वॉल्यूम का रेशो, ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम रेशो है, हमेशा फिक्स होगा।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 2:1 बनाएंगे, चाहे वाटर कहीं भी बने, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बने, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 1:2 होगा। पहली बात इन्होंने बताई कि भाई वॉल्यूम रेशो फिक्स होगा। दूसरी बात इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर का टोटल मास होता है 18 ग्राम H2O का, तो H2O का अगर मास 18 ग्राम है तो बेटा इसमें हाइड्रोजन तो 100% 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम। अगर 18 ग्राम वाटर है तो हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास फिक्स होगा, और अगर इस मास का मैं रेशो ले लूं तो ये आ जाएगा 2:16, दैट इज 1:8। तो अगर आप मास रेशो लोगे तो दुनिया में कहीं भी वाटर बने, अगर उस वाटर का मास 18 ग्राम है, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आइसोटोप भी होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर करना। अगर वाटर का मास 18 ग्राम है तो वाटर में हाइड्रोजन 2 ग्राम ही होगा, कभी 3 नहीं होगा, ऑक्सीजन 16 ही होगा। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास होता है 44 ग्राम। यहां पे कार्बन का मास है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। अब अगर आप इसका मास रेशो ले लोगे तो मास रेशो आ जाएगा 12:32, तो यह आ जाएगा 3:8। 3:8 आ जाएगा, मतलब आप कहीं भी CO2 बनाओ, CO2 का वॉल्यूम रेशो हमेशा 1:2 आएगा, CO2 का मास रेशो हमेशा आएगा 3:8 अगर CO2 का मास 44 है, ठीक है। तो बच्चों इस लॉ का ये कहना है कि अगर कोई कंपाउंड कहीं भी बनता है, कैसे भी बनता है, उस कंपाउंड का मास रेशो फिक्स, वॉल्यूम रेशो फिक्स, मतलब कंपाउंड की कॉम्पोजिशन 100% फिक्स। और ये लॉ दिया था हमें प्राउस्ट ने, और जो आपके सामने थ्योरी लिखी है वो भी यही बताती है। मैंने थ्योरी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया अपनी तरफ से। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज पजेस्ड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम रेशो, क्या होता है आप समझ चुके हो, एंड मास रेशो भी फिक्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, प्रोसेस, सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप पानी, गंगा का पानी लेते हो तो उसमें भी H2O है, अगर आप किसी नॉर्मल रिवर का पानी लेते हो तो उसमें भी H2O है। तो बच्चों ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने। किसने दिया था? प्राउस्ट ने। अब इस लॉ पे अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो आखिर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इसके आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको रेशो फिक्स रखना है, ध्यान रखना क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर, ठीक, विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बनता है जब आप 2.16 ग्राम कॉपर लेते हो। ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर लेते हैं 0.92 ग्राम और उससे कॉपर ऑक्साइड बनता है 1.15 ग्राम। अब आपको बताना है कौन सा लॉ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो ध्यान से। इस क्वेश्चन में कॉपर ऑक्साइड कॉमन है, भले एक्सपेरिमेंट अलग अलग है, कॉपर ऑक्साइड कॉमन है। आप जानते हो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। पहले एक्सपेरिमेंट में कॉपर की अलग वैल्यू है, अगले एक्सपेरिमेंट में कॉपर की अलग वैल्यू है। तो आप जब भी दो कॉमन चीजें हैं, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का मास एक्सपेरिमेंट 1 में अलग है, कॉपर का मास अलग है, एक्सपेरिमेंट 2 में कॉपर ऑक्साइड का मास अलग है और कॉपर का मास अलग है। तो अब हम इनको रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो दिया है वो दिया है हमें कॉपर ऑक्साइड का मास 2.70 ग्राम, 2.70 ग्राम। मास ऑफ कॉपर जो दिया है वो दिया है 2.16 ग्राम। बच्चों कुछ मत करो, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का मास है ना, ऑक्सीजन का निकालो। कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर कर देंगे। कॉपर ऑक्साइड का मास 2.70 है, कॉपर का मास 2.16 है, तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 0.54 ग्राम। क्या आपके पास ऑक्सीजन का मास आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या आपको कॉपर का मास दिया था? दिया था। तो चलो रेशो निकालते हैं। किसका रेशो? कॉपर और ऑक्सीजन का। क्योंकि तुम लोगों ने
जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो आपने H2O में रेशो किसका लिया? H2O is to ऑक्सीजन, H2O is to हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन is to ऑक्सीजन? तो हाइड्रोजन is to ऑक्सीजन। आपने CO2 में किसका रेशो लिया था? कार्बन is to ऑक्सीजन। तो सिमिलरली आप कॉपर ऑक्साइड में किसका रेशो लोगे? तो कॉपर ऑक्साइड में रेशो लोगे आप रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर टू मास ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों कॉपर का मास दिया हुआ है 2.16 ग्राम टू ऑक्सीजन का मास 0.54 ग्राम। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को यहीं पॉज करो और कैलकुलेट करो। उम्मीद है आपने ट्राई करा होगा, अगर नहीं ट्राई करा कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगा 4:1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कॉपर ऑक्सीजन है 4:1। अगर अगले एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्सीजन 4:1 निकला तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फॉलो होगा। चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या वैल्यूज दी गई हैं? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया है 1.15 ग्राम। चेक कर लेते हैं मास ऑफ कॉपर कितना है। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम, मास ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम। तो मास ऑफ कॉपर है 0.92 ग्राम। बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तभी तो कॉपर इस टू ऑक्सीजन करेंगे। तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकलेगा? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड है 1.15, कॉपर का मास है 0.92। चलो बच्चों लेट्स ट्राई। चलिए अगर आपने इसको ट्राई करा तो यहां पर आप देख सकते हो आंसर आएगा 0.23 ग्राम। फाइनली कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का मास आ गया, ऑक्सीजन का मास आ गया। देर किस बात की है, चलो उठाओ रेशियो निकालते हैं। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में मास ऑफ कॉपर रेशियो टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई कॉपर का मास है 0.92 टू ऑक्सीजन का मास आया 0.23। पॉज करके ट्राई करो, लेट्स ट्राई। क्यों शर्मा रहे हो, ट्राई करो, देखो क्या होता है। फाइनली जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप आंसर देखते हैं कि यहां भी आंसर आ रहा है 4:1। पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 था, इस बार भी 4:1 है। इसका मतलब कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? तो यहां फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। फाइनली यहां फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। आई होप बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ये लॉ समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, एक बार बिना देखे इस न्यूमेरिकल को ट्राई करो। करना कुछ नहीं है, आपको कॉपर ऑक्साइड दिया या आयरन ऑक्साइड दें या व्हाटएवर कुछ भी दें। आयरन ऑक्साइड देंगे तो उसमें आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा, दोनों का रेशो ले लेना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। लेड ऑक्साइड देंगे तो लेड होगा, ऑक्सीजन होगा। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेट्स ट्राई। चलिए तो फाइनली बच्चों वीडियो की लेंथ को देखते हुए मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करता हूं। अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को कवर करेंगे, उनके क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। तो यार आप लोग हमारे साथ बने रहो और प्लीज पेशेंस के साथ इन वीडियोस को कंप्लीट करते रहो, जिससे आपकी नीट या जेईई एग्जाम की जर्नी बहुत आसान हो जाए। और मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आपके लिए केमिस्ट्री जितनी सिंपल कर सकूं उतना करूंगा। अगर आपको किसी भी बात की नीड लगती है, लाइक किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो या हमारे इंस्टाग्राम की आईडी दी है, यहां आकर मैसेज कर सकते हो। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।